हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स। मूवी के स्टार्ट होते ही हमको अब तक की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर हम ये देखते हैं कि ह्यूमंस ने इंसानों के दिमागों को तेज करने के लिए एक वायरस को क्रिएट किया था, और जिन साइंटिस्ट ने उसको क्रिएट किया था उन्होंने उस वायरस को टेस्ट करने के लिए पहले मंकीज का इस्तेमाल किया था। लेकिन एक बार एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ही वो वायरस फैल जाता है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि उस वायरस की वजह से जितने भी मंकीज और एप्स होते हैं वो बहुत समझदार हो जाते हैं। लेकिन उससे हटकर जितने भी ह्यूमंस होते हैं उन सब के अंदर भी ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है, और ये वायरस एक एक करके उन सारे इंसानों की जान ले लेता है। इसके साथ ही ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि इस वायरस से इम्यून होकर इससे बच पाते हैं, लेकिन वो जो बचे हुए लोग होते हैं उनके अंदर भी इस वायरस का म्यूटेशन हो जाता है। इसीलिए धीरे धीरे करके बचे हुए ह्यूमंस का दिमाग भी खराब होने लगता है, और बेसिकली उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए उसके बाद से ह्यूमंस ना तो बोल पाते हैं और ना ही चीजों को समझ पाते हैं, और ना ही पहले की तरह समझदार रह पाते हैं। मतलब कि अब दुनिया ऐसी बन जाती है जिस दुनिया में ह्यूमंस जानवर जैसे होते हैं, और जो मंकीज एंड एप्स होते हैं वो सभी इंसानों की तरह बुद्धिमान हो जाते हैं। अब ये सारी कहानी थर्ड पार्ट तक दिखाई गई है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में है, और अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके उनको देख सकते हैं। अब थर्ड पार्ट के एंड में हमको ये भी दिखाया जाता है कि वहाँ पर सभी बंदरों के लीडर सीजर की भी मौत हो जाती है। सो इसलिए अब बात करते हैं इस मूवी की, यानी कि किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की, जिसकी कहानी उसी इवेंट के 300 साल बाद से स्टार्ट होती है। कहानी की शुरुआत में हम नोआ, सूना और अनाया तीनों को मिलकर एक ऊंची वाली जगह पर बांस के अंडे इकट्ठा करते हुए देखते हैं, और जब उनको अंडे मिल जाते हैं तब वो अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। वहां आकर हमको पता लगता है कि यहाँ पर जितने भी जवान बंदर हैं उन सब के पास उनके अलग अलग बाज हैं, और ये सारे बाज उनके पालतू हैं। अब असल में जब इनके कबीले से कोई भी एप जवान होता है तब उसको भी एक बाज का अंडा दिया जाता है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि सभी अपने अपने बाज को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल टाइप का गाना गाते हैं, और इस तरह का गाना गाने में नोआ के फादर यानी कि इनके कबीले के लीडर एक्सपर्ट हैं। अब रात को अचानक से नोआ के पास एक ह्यूमन लड़की आती है, और वो नोआ के कबीले में खाने की तलाश में आए थे। लेकिन जब नोआ उसको देख लेता है तब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिस वजह से उसकी नोआ से टक्कर हो जाती है, और उस दौरान नोआ का अंडा टूट जाता है। अंडे के टूटने की वजह से नोआ ये डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जंगल जाएगा और बांस के दूसरे अंडे को ढूंढेगा। इसलिए नोआ अंडा ढूंढने निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे उसके कबीले के 2 एप्स दिखाई देते हैं। वो दोनों ही एप बहुत ही बुरी हालत में जमीन पर पड़े होते हैं, और जब नोआ उनके पास जाता है तब उसको पता चलता है कि किसी ने उनको बहुत बुरी तरह से मारा है और अब उनकी जान जाने वाली है। नोआ जब उन दोनों से पूछता है कि आखिर ये सब उनके साथ किसने किया, तब वो एप्स नोआ को बताते हैं कि जिस तरह से तुम्हारा कबीला है उसी तरह से एक और वानर कबीला है, लेकिन जैसे उनका वानर कबीला जंगल में रहता है बिल्कुल उसी तरह से ये दूसरा वाला वानर कबीला समुद्र के किनारों पर रहता है। लेकिन समुद्र के पास रहने वाले ये जो वानर हैं वो सभी हमसे बहुत नफरत करते हैं, इसीलिए ये हमको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर हम इनका विरोध करते हैं तो ये हमको मार देते हैं। ये सारी बातें जानने के बाद नोआ सीधा अपने कबीले के अंदर वापस आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है वैसे ही वो देखता है कि उससे पहले ही दूसरे वानर वहां पर पहुंच चुके हैं, और उन सब ने उसके कबीले को आग लगा दी है। उसके कबीले के सभी एप्स को वो बुरी तरह से मार रहे हैं। उन सभी को बांधकर अपना गुलाम बना लिया गया है। साथ ही में वो एप्स नोआ के फादर पर भी अटैक करते हैं। ये देखकर नोआ अपने फादर को बचाने जाता है, लेकिन वो एप्स नोआ को धक्का देकर सीधा नीचे गिरा देते हैं। नोआ सीधा झाड़ियों में जाकर गिरता है, जिसके बाद वो एप्स उसके फादर को जान से मार देते हैं, और वो एप्स उसके फादर को इसलिए मारते हैं क्योंकि उसके फादर उस पूरे कबीले के लीडर होते हैं। इसके बाद जंगल के सारे वानरों को सीधा समुद्र के वानरों के पास ले जाया जाता है, और उन सभी को समुद्री वानर के लीडर का गुलाम बना दिया जाता है। अगले दिन जब नोआ की आंखें खुलती है तब वो देखता है कि उसके पूरे कबीले को जला दिया गया है, साथ ही उसके फादर भी मर चुके हैं, और अब उसके कबीले के सारे एप्स को बंदी बनाकर ले जाया जा चुका है। जिसके बाद नोआ उन सारे बंदरों की तलाश में जंगल चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक ओरांगुटान से होती है। ये वाला ओरांगुटान बिल्कुल मॉरिस की तरह दिखता है, बस मॉरिस और इसमें थोड़ा सा ही अंतर होता है। इस वाले ओरांगुटान का नाम राका होता है। राका के पास कई सारी किताबें होती हैं
जिनको देखकर नोआ राका से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, जिस पर राका उसको बताता है कि ये सारी किताबें हैं और इनके अंदर कई सारे अक्षर और चिन्ह बने हैं और उन सब का कुछ ना कुछ मतलब है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये लोग किताबों को नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो राका होता है वो नोआ को बताता है कि सालों पहले ऐसे वानर हुआ करते थे जो कि इन किताबों को भी पढ़ पाते थे। वो किताबों को पढ़ने वाले वानर सीजर के समय में हुआ करते थे। अब सीजर का नाम सुनते ही नोआ राका से पूछता है कि आखिर सीजर कौन था, जिस पर राका नोआ को बताता है कि सीजर पहला ऐसा वानर था जिससे उन सारे वानरों के विकास की शुरुआत हुई थी और उसने ही वानरों की सभ्यता बसाई थी। उसकी वजह से सभी वानर बोल पाए थे, सभी के दिमाग का विकास हुआ था और तो और सीजर ने ही वानरों का राजा बनकर सभी का उद्धार किया था। इसी के साथ सीजर का ऐसा मानना था कि एक वानर को दूसरे वानर को कभी नहीं मारना चाहिए। कुछ देर बात करने के बाद राका और नोआ काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, इसलिए वो दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। लेकिन जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तभी उनके पास वो लड़की आती है जो लड़की नोआ से टकराई थी, जिस वजह से नोआ का अंडा टूट गया था। नोआ उस लड़की को देखकर उस पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन राका उसको रोक देता है और कहता है कि महान सीजर इंसानों से प्यार करते थे, इसलिए हम वानरों को भी इंसानों से प्यार करना चाहिए, ना कि उनको डांटना चाहिए। जिसके बाद राका उसको कुछ खाने को देता है। जिसके बाद राका नोआ को ये भी बताता है कि एक समय ऐसा भी था जब इंसान भी बोल पाते थे, उनके पास भी बुद्धि होती थी और वो भी सभ्यता में बड़े शांत तरीके से रहते थे। लेकिन अब इंसानों में बहुत परिवर्तन हो गया है, वो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं और अब उनके अंदर बुद्धि भी नहीं होती है। अगले दिन नोआ, राका और वो लड़की तीनों मिलकर जंगल में आगे जाते हैं, जहाँ पर उनको कई सारे और इंसान दिखते हैं। वो इंसान देखने में आदिवासी जैसे होते हैं और वो सब जंगलों में खाना ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर दूसरे कबीले के वानर आ जाते हैं और वो वानर इंसानों को जान से मारने लगते हैं, क्योंकि ये दूसरा कबीला इंसानों से नफरत करता है। हालांकि नोआ और राका दोनों मिलकर यहाँ पर उस लड़की को बचा लेते हैं। वहाँ से सुरक्षित आने के बाद वो लड़की उनसे बात करती है और वो बताती है कि उसका नाम माए है। ये देखकर राका चौंक जाता है और बोलता है कि आखिर ये लड़की बोल कैसे सकती है। माए उन दोनों को बताती है कि वो असल में बाकी इंसानों से काफी अलग है, क्योंकि उसके अंदर ना सिर्फ बुद्धि है बल्कि इसके साथ ही वो बोल भी सकती है और तो और उसके कपड़े पहनने का भी ढंग है। साथ ही में वो उनको ये भी बताती है कि वो जिस इंसानों के झुंड में रहती थी उन इंसानों के झुंड में काफी समझदार लोग थे, लेकिन वो दूसरे कबीले के वानर जिन्होंने आज हमला किया था उन्होंने मेरे कबीले पर हमला करके मेरे कबीले के सारे लोगों को मार दिया, इसीलिए सिर्फ मैं ही जिंदा रह पाई। इसके बाद वो तीनों अपना सफर जारी रखते हैं। चलते चलते वो तीनों एक नदी के पुल पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर दूसरे कबीले के वानर उन पर हमला कर देते हैं, जिस लड़ाई में राका पानी में गिरकर बह जाता है। लेकिन नोआ और माए दोनों पकड़े जाते हैं, इसलिए उन दोनों को पकड़कर सीधा समुद्री वानर के सरदार के पास ले जाया जाता है। वहाँ पर आने के बाद हमको दिखाया जाता है कि जो वानरों का दूसरा कबीला है, यानी कि समुद्र वाला क्लैन, उन्होंने अपने इलाके में समुद्र के पानी को रोकने के लिए एक बड़ी सी दीवार बना रखी होती है और इन वानरों का सरदार होता है प्रोक्सिम सीजर। लेकिन ये बहुत क्रूर है क्योंकि सभी इंसानों से बहुत नफरत करता है और उनको देखते ही मार देने का हुक्म देता है। साथ ही वो बाकी के सारे वानरों को भी अपना गुलाम बनाना चाहता है और सारे वानरों के ऊपर हुकूमत करने का मतलब है कि प्रोक्सिम सीजर का बिहेवियर कोबा जैसा होता है। और वैसे इसके नाम में सीजर तो होता है, लेकिन एक्चुअल में ये असली वाला सीजर से बहुत अलग होता है। यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि इन सब का सरदार जो होता है यानी कि प्रोक्सिमस सीजर, वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ जानता है और उसको पहले के समय में क्या क्या हुआ है ये सब कुछ पता होता है। साथ ही में उसके पास में एक बहुत बड़ा शिप भी होता है जिसके अंदर काफी बड़ा बंकर है और उस बंकर में इंसानों के बहुत सारे हथियार होते हैं और पावरफुल टेक्नोलॉजी के एडवांस गैजेट्स भी होते हैं। लेकिन उस बंकर का दरवाजा बंद होता है, इसीलिए वो अपने सारे गुलामों की मदद से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन रोज कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजे को खोल नहीं पाते हैं। पर उसका ये लक्ष्य होता है कि वो किसी तरह से बस इस बंकर के दरवाजे को खोल ले, ताकि उस बंकर के अंदर जितने भी हथियार और पावरफुल गैजेट्स हैं वो उन सभी को हासिल करके सारे इंसानों को जान से मार दे और सारे वानरों को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना ले और फिर वो अल्टीमेटली पूरी दुनिया के ऊपर शासन करेगा। हालांकि प्रोक्सिमा सीजर इंसानों से इतनी ज्यादा नफरत इसलिए करता है क्योंकि वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में काफी अच्छे से जानता है और इसलिए उसको ये भी पता होता है कि बहुत साल पहले इंसान बंदरों को पिंजरे में रखा करता था और बंदरों को इंसानों की गुलामी करनी पड़ती थी। इसलिए प्रोक्सिमा सीजर ऐसा सोचता है कि अगर इंसानों के पास फिर से दिमाग आ गया और वो फिर से होशियार बन गए तो एक बार फिर से बंदरों को वो अपना गुलाम बना लेंगे और ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए वो ये चाहता है कि वो इंसानों के हथियारों को हासिल करके सारे इंसानों को खत्म कर दे
ताकि उसको रोकने और गुलाम बनाने वाला इंसान कोई न बचे। अब हम यहाँ पर नोआ को देखते हैं जो अपने सारे साथियों से मिलता है। साथ ही में वो प्रोक्सिमा सीजर के बारे में भी सब कुछ जान जाता है और उसके इरादों को जानकर वो ये समझ जाता है कि अगर प्रोक्सिमा सीजर अपने प्लान में कामयाब हो गया तो वो न सिर्फ इंसानों को मार देगा बल्कि उसके साथ ही वो उसके सारे लोगों को भी हमेशा के लिए बंदी बनाकर रखेगा। इसीलिए नोआ सीधे माए के पास जाता है और वो उससे बात करता है, जहाँ माए उसको बताती है कि सारे लोग यानी कि इंसान अभी काफी कमजोर हो चुके हैं। उसे एक ऐसी किताब की तलाश है जिस किताब से वो अपने सारे लोगों को भाषा सिखा सकती है जिससे उसके सारे लोग बोलना सीख जाएंगे। लेकिन वो किताब उस बंकर के अंदर है जिसका दरवाजा बंद है। लेकिन नोआ उससे कहता है कि वो उस बंकर को ब्लास्ट करना चाहता है ताकि उस बंकर के खत्म होते ही वो अपने सारे लोगों को वापस ले जा सके। अब क्योंकि बंकर खत्म हो जाएगा इसलिए प्रोक्सिमा सीजर भी उसको रोक नहीं पाएगा। ये सुनकर माय भी राजी हो जाती है, इसीलिए अब वो भी बंकर को ब्लास्ट करने में नोआ का साथ देगी। लेकिन उससे पहले उसे बंकर के अंदर से अपने लोगों के लिए किताब लेकर आनी होगी। वही रात को नोआ अपने दोस्त सूना और अनाया को साथ लेता है और उन दोनों के साथ मिलकर वहाँ से दूर चला जाता है, जिसके बाद वो चारों मिलकर बम बना लेते हैं। उस बम को उसी दीवार के नीचे रख दिया जाता है जिस दीवार ने वहाँ पर समुद्र के पानी को आने से रोका हुआ था। यहाँ पर नोआ का ये प्लान होता है कि वो पहले माए के साथ बंकर के अंदर जाएगा, उसको जो किताब चाहिए वो उसको दिलवा देगा और फिर माए उसका साथ देगी, जिसके बाद वो लोग उस बम का इस्तेमाल करके बंकर को उड़ा देंगे। पर असल में माए का प्लान कुछ और ही होता है और इसलिए अपने प्लान को पूरा करने के लिए माए नोआ, सूना और अनाया के साथ मिलकर सीधा एक छोटे से खुफिया छेद के जरिए उस बंकर के अंदर आ जाती है। बंकर के अंदर आकर माए को जो किताब चाहिए होती है वो उसको मिल जाती है। लेकिन उसी दौरान नोआ और उसके साथियों को एक ऐसी किताब मिलती है जो कि बच्चों की एक जू वाली किताब होती है। और अब इस किताब में वो लोग ये देखते हैं कि किताब में कई सारी ऐसी इमेजेस बनी हुई हैं जिनके अंदर बंदरों को पिंजरे में रखा गया है और इंसान उन्हें बाहर से देख रहे हैं। हालांकि नोआ और उसके साथियों को ये देखकर थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके माए के साथ आगे निकल जाते हैं। इसके बाद वो चारों बंकर के गेट के जरिए बाहर आ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग बंकर का गेट खोलते हैं वैसे ही वो लोग देखते हैं कि बाहर प्रोक्सिमा सीजर खड़ा होता है और वो भी अपने कई सारे एप्स के साथ। अब उन चारों को वहाँ पर एक साथ देखकर प्रोक्सिमा सीजर ये समझ जाता है कि इस बंकर के अंदर जो भी हथियार हैं उन सबको उन चारों ने कहीं ना कहीं छुपा दिया होगा और वो चारों उसके खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रहे होंगे। इसलिए उन सबसे बातें उगलवाने के लिए प्रोक्सिमा सीजर नोआ के दोस्त सूना के ऊपर चाकू रखता है और अपने साथी एप से कहता है कि वो उसको मार दे। लेकिन जैसे ही उसका साथी सूना को मारने वाला होता है उससे पहले माए उसको शूट करके मार देती है। अब इस बंदूक को देखकर प्रोक्सिमा सीजर काफी खुश होता है और वो माए के सामने ये शर्त रखता है कि वो उसे और उसके सारे साथियों को जाने देगा, लेकिन बदले में वो ये चाहता है कि ये सारे हथियार उसको दे दिए जाएं। पर माए किसी भी हालत में प्रोक्सिमा सीजर के हाथों में उन हथियारों को नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो वहां से जल्दी से भागती है और सीधा दीवार के पास आ जाती है, यानी कि उसी जगह पर जहां पर उसने बॉम्ब रखा हुआ था। माए उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है। अब क्योंकि वो बॉम्ब दीवार के नीचे रखा होता है इसीलिए उस जगह से वो पूरी दीवार गिर जाती है, जिस वजह से समुद्र का सारा पानी उनके पास आ जाता है और एक ही झटके में सारे बंदरों को बहाकर ले जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नोआ के कबीले के जितने भी बंदर होते हैं उन सभी को जंगल में रहने की वजह से ऊपर चढ़ने की काफी अच्छी ट्रेनिंग होती है, इसलिए वो लोग पानी से बचते हुए जल्दी से ऊपर चढ़ जाते हैं, जिस वजह से उन सबकी जान बच जाती है। लेकिन प्रोक्सिमा सीजर के जितने भी साथी एप्स होते हैं वो सब मारे जाते हैं। इसके बाद नोआ और उसके सारे साथी सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर प्रोक्सिमा सीजर आ जाता है और वो नोआ को मारने लगता है। साथ ही में वो सभी एप्स से कहता है कि वो सब उसके गुलाम हैं, इसलिए वो सब उसकी गुलामी ही करते रहेंगे। नोआ धीरे से अपने कबीले का वो गाना गाता है जिस गाने से वो सभी बाजों को बुलाया करते थे। इसलिए अब जैसे ही नोआ गाना गाता है वैसे ही प्रोक्सिमा सीजर के पास बहुत सारे बाज आ जाते हैं और वो सब उसको उठाकर सीधा पानी में फेंक देते हैं, जिस वजह से प्रोक्सिमा सीजर मारा जाता है। नोआ अपने कबीले के सारे एप्स को लेकर अपने जंगल में वापस आ जाता है और जंगल आकर वो एप्स अपने घर को एक बार फिर से बनाते हैं। पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ पर मूवी का फाइनल सीन आता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि नोआ माए से बहुत नाराज होता है क्योंकि माए ने उसको धोखा दिया होता है। इसलिए नोआ और उसके सारे साथी ये तय करते हैं कि वो सभी एप्स इंसानों के ऊपर कभी विश्वास नहीं करेंगे। साथ ही में वो एप्स ये भी तय करते हैं कि अब से वो खुद को बहुत डेवलप करेंगे ताकि वो बहुत पावरफुल हो सके और कोई भी उनको गुलाम ना बना सके। वहीं दूसरी ओर हम माए को देखते हैं
यहाँ पर मई ने जो बंकर से किताब निकाली होती है वो उसको लेकर सीधा दूसरे इंसानों के पास चली जाती है। मई जब दूसरे इंसानों के पास आती है तब हम ये देखते हैं कि असल में वहाँ पर मई जैसे और भी कई सारे इंसान हैं। मतलब कि ऐसे इंसान हैं जो कि बात कर सकते हैं, जिनके पास दिमाग है, बुद्धि है और वो सभी काफी इंटेलिजेंट हैं। और बेसिकली यहाँ पर ये सभी दुनिया के दूसरे कोने में रहने वाले ह्यूमन से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसीलिए जैसे ही मैं इन सबको एक किताब देती है वो लोग किताब से जानकर सैटेलाइट को ठीक कर लेते हैं और दुनिया के दूसरे ह्यूमन से कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर हमको ये दिखाया जाता है कि अभी भी दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे ह्यूमंस बाकी हैं जो कि पहले की तरह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और अब उन्होंने भी साथ मिलकर इवॉल्व होना स्टार्ट कर दिया है। एक तरफ वानर इवॉल्व हो रहे हैं और दूसरी ओर ह्यूमंस इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन इनका इवोल्यूशन इनको कहाँ तक लेकर जाएगा ये सारी चीजें हमें इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म के अंदर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।